और आज की हमारी कवर स्टोरी जुड़ी है एक बार फिर से स्वास्थ्य से। भारत में स्वास्थ्य का विषय हर सरकार के लिए बड़ा जटिल रहा है। इतने बड़े देश में हर नागरिक को रोग मुक्त रखने के लिए जितना कुछ कीजिए उतना ही कम पड़ जाता है। WHO के मुताबिक वैसे भी स्वास्थ्य सिर्फ किसी बीमारी या दुर्बलता के इलाज से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई से जुड़ा मसला है। पर दिक्कत ये है कि पैसा और रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि सारा काम छोड़कर सिर्फ स्वास्थ्य पर फोकस किया जाए। ऐसे में नई नई नीतियां, नई नई योजनाओं से देश में हेल्थ के सवाल को साधने की कोशिश होती रही है। इसी सोच के तहत मौजूदा सरकार के हेल्थ से जुड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया में से एक रहा है मेडिकल की पढ़ाई को इंटीग्रेट करने का प्लान। और इसके तहत 2020 से देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर बड़ी बहस चल रही है। सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य का दायरा बढ़ाने के लिए देश की सारी चिकित्सा पद्धतियां, सारी चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और रिसर्च में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी सहित दवाओं की तमाम प्रणालियों को एकीकृत कर दिया जाए, यानी कि इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसको आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो सरकार ये चाहती है कि आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले बच्चों को एलोपैथिक दवाओं के बारे में पढ़ाया जाए, यूनानी पढ़ने वाले बच्चे मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ पाएंगे, ताकि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी सब एक हो जाएं और मरीजों के लिए इलाज का दायरा बढ़ जाए। साथ ही साथ उनके लिए एक सुलभ और सस्ता इलाज की व्यवस्था हो पाए। सरकार का यह आइडिया दरअसल चीनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से प्रेरित है। चीन में आधुनिक और पारंपरिक जो चिकित्सा व्यवस्था है उसका बड़ा गजब संतुलन है और इसका फायदा वहां की जनता को भी मिलता है। लेकिन भारत में जब से यह आइडिया आम विमर्श में आया है, डॉक्टरी पेशे से जुड़े महकमों में तलवारें खींच गई हैं। दोनों तरफ कहा जा रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लोग तो फिर भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो तो यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आपने ऐसे ये चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ाया तो फिर ये कहीं ऐसा ना हो कि सरकार प्रायोजित झोला छाप खड़े हो जाएं। तो इस तरह की संज्ञाएं वो देते हैं। और उसी तरह से आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले भी कहते हैं कि आप इस तरह से तो धीरे धीरे जो आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो शास्त्रीय पढ़ाई होती थी उससे लोगों का मोह भंग कर देंगे। लोगों को लगेगा जब एलोपैथी ही पढ़ना है तो फिर सीधा एलोपैथी ही पढ़ा जाए। तो इस तरह के दोनों के अपने अपने रिजर्वेशंस हैं। लेकिन ये वाली जो योजना है ये 2030 से लागू करने का इरादा सरकार रखती है। लेकिन इसी बीच एक नई खबर ये आई है कि एक बीच की पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है और इसके तहत परंपरागत और मॉडर्न मेडिसिन जो शिक्षा है उसको जोड़ने के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। जिला अस्पतालों में आयुष केंद्र खोलने की योजना है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेडिकल शिक्षा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की तैयारी हो रही है ताकि आम लोगों को सस्ते में इलाज मिल पाए। लेकिन सवाल यही है कि दोनों धाराएं क्या मिल पाएंगी। हमारी परंपरागत मेडिकल शिक्षा में गीता के सिद्धांत नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः का भाव है, तो मॉडर्न मेडिसिन में भी ओमने विवम एक्स ओवो का भाव है। अब दर्शन के हिसाब से देखें तो दोनों सिद्धांतों का दर्शन एक ही है, लेकिन मॉडर्न और परंपरागत डॉक्टर्स में क्या कभी सहमति बन पाएगी और सरकार क्या पूरी तरह से खुलकर इन दोनों शिक्षण पद्धतियों को, जिसमें एक तरफ परंपरागत है, उसमें यूनानी है, उसमें सिद्ध है, उसमें आयुर्वेद है, और हमारी जो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है, क्या ये दोनों एक ऐसे संगम के रूप में आ पाएंगे जिस संगम के बाद हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर बेहतर स्वास्थ्य की एक गंगा बह सके। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जो कि सदस्य हैं भारत सरकार की न्यूट्रल टास्क फोर्स के और इस क्षेत्र के जाने माने मर्मज्ञ भी हैं, थिंक टैंक कहे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका भी। डॉक्टर अरोड़ा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब ये जो पहले हो रहा था कि साहब आप शिक्षा पद्धतियों को जोड़ने की बात कही जा रही थी, इस पर तो बहस थोड़ा पुरानी हो गई है और मेरे ख्याल से वो 2030 तक सरकार पूरे होमवर्क के साथ आएगी। लेकिन ये जो बीच में कहा जा रहा है कि जिला अस्पतालों में, टर्शरी अस्पतालों में आयुष केंद्र खोले जाएंगे रिसर्च पर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेप होगा सर। बिल्कुल, देखिए हमारे पास आयुर्वेद के रूप में एक बहुत ही शानदार एक चिकित्सा पद्धति, जीवन की पद्धति है
और अनफॉर्चुनेटली इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। आज की अब हम बात करें तो अंडर यूटिलाइज्ड है, जबकि अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। तो अब अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड इट्स ए स्टेप इन फेवर ऑफ द पब्लिक इन जनरल। पूरी सोसाइटी के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। आयुष के क्लिनिक खोलना, आयुष पे रिसर्च करना, आयुष की बातों को जन जन तक पहुंचाना। एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज प्रिवेंटिव एंड सेकंड इज क्यूरेटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिव, तो इस दुनिया में अगर कहीं पर कोई विज्ञान है जो संपूर्णता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और तर्क के साथ लोगों को सही खान पान, सही जीवन शैली के बारे में बता करके जो हेल्थ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, उस पे नॉलेज दे सकता है, वो आयुष है, वो आयुर्वेद है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये पहल एक बहुत ही अच्छी पहल है, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सर। अमित जी, ये जो आइडिया है अमेलगमेशन ऑफ आयुर्वेदा विद एलोपैथी, या आयुर्वेदा ही नहीं, होम्योपैथी और बाकी जो चिकित्सा पद्धति हमारी परंपरागत रही हैं उसको एलोपैथी के साथ जोड़ने का, आपको ये आइडिया थोड़े से इसमें, क्योंकि विरोधाभास हैं दोनों तरफ के, उन विरोधाभासों के आलोक में कैसे आप देखते हैं? और दूसरा कि ये आयुष का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेन थेरेपी में कहाँ फिट होता है सर? ओके, देखिए साइंस के स्पेक्ट्रम में हर एक का अपना रोल है, एलोपैथी का भी अपना रोल है। एंड यूजली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। यानी कि जैसा रिएक्टिव ये है कि आपको बीमारी हो गई है एंड इट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, जहां पर एलोपैथी ने अपना एक स्थान बना के रखा हुआ है। बट उससे पहले अर्ली स्टेज डिजीज है या डिजीज से आप रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच लें तो हो सकता है कि ये पेशेंट का डिजीज ऑनसेट आगे बढ़ जाए, डेफर हो जाए, या अगर वो बीमारी से उभर रहा है तो प्रोएक्टिव अप्रोच से तुरंत बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। इस कैटेगरी में आयुष इज अपने में काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा एलोपैथी के कम्युनिटी बोल रही हैं कि इसमें प्रूफ नहीं है, ये जरूरी है कि आयुष को भी मॉडर्न सिस्टम के एविडेंस के थ्रू प्रूव करना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल करके कि हाँ ये काम करता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आयुष का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है प्रोएक्टिव में, एंड प्रोएक्टिव का एप्लीकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। एक है डिजीज के ऑनसेट पर या प्रिवेंटिव, डिजीज ना हो, और दूसरा है कि अगर डिजीज से रिकवर कर रहे हैं वहां पर काम आता है। और एक और कैटेगरी जहां पर कैंसर जैसे कीमोथेरेपी में एडजुवेंट की तरह यूज होता है, जहां पर मेन एलोपैथी तो दी जा रही है कीमोथेरेपी में, साथ में नेचुरल प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको साथ में दिया जाता है एडजुवेंट, सपोर्ट करने के लिए थेरेपी को, मेन थेरेपी को। तो मेरा ये मानना है कि इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, और चाइना ने अच्छे तरीके से उसको प्रूव भी किया है। उनका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मैं आऊंगा सर। मैं थोड़ा सा मैं स्पेशली थोड़ा सा मैं चाहूंगा भी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि वहां पर है क्या एग्जैक्टली क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि वहां का जो पद्धति है वो हमारे यहाँ लागू हो। थोड़ा सा उस पर मैं आऊंगा भी, और कैसे वहां पर बैलेंस बनाया गया है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसका अमेलगमेशन तो कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ के अपने अपने रिजर्वेशन है। मैं उनके रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो एलोपैथी वाले क्या कह रहे हैं अभी हम उस पर पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आयुर्वेद में जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए एलोपैथी को, क्या वो मिल पाएगी? क्योंकि एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से भी आनी आवश्यक है। अब उनका जो एलोपैथिक सिस्टम है वो तो पूरा का पूरा ग्रीको रोमन मेडिसिन और जो नदन यूरोपियन ट्रेडिशंस हैं उस पर आधारित है। पूरा साइंस ऑफ एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसमें बायोकेमिस्ट्री है, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग है उसके पर आधारित है। आप अलग थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप में, थोड़ा सा दार्शनिक रूप में बात करते हैं, तो कैसे आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे उनको?
आपको किसने कहा कि हम नहीं एनाटॉमी पढ़ते, हम नहीं फिजियोलॉजी पढ़ते, हम नहीं बायोकेमिस्ट्री पढ़ते, हम नहीं मेडिसिन पढ़ते, हम नहीं बीज प्रोडक्शन पढ़ते, हम नहीं पैथोलॉजी पढ़ते? ये सब पढ़ते हैं। आयुर्वेद में एनाटॉमी को शरीर रचना कहा जाता है, फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया कहा जाता है, पैथोलॉजी को रोग निदान कहा जाता है। तो आयुर्वेद अपने आप में बहुत संपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति है। एंड मुझे गौरव के साथ आपको ये बताना है कि एलोपैथिक साइंस से जब हम कंपेयर करते हैं तो एलोपैथिक साइंस के कंपैरेटिवली ये साइंस बहुत बड़ी है। जहां एलोपैथिक साइंस जो है एक स्टेज पे जाकर रुक जाता है, आयुर्वेद हर बीमारी को बहुत विस्तार से ना केवल उसके कारण बताता है बल्कि उसको क्योर करने के बहुत विस्तार से उपाय बताता है। उस स्थिति में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी पथ्य अपथ्य, किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, ये सब बताता है। तो और दूसरा ये कि आपने कहा कि आज आयुर्वेद को आवश्यकता है कि उसको मॉडर्न पैरामीटर पे प्रूव करे। तो पहले बता देना चाहता हूं, ये चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ विदाउट रिसर्च नहीं लिखे गए। ये कोई मजाक की बात है कि उन्होंने लिखा त्रिफला से पेट साफ होता है। और ये देखिए चरक संहिता 5000 वर्ष पूर्व लिखा कि क्या आज त्रिफला से पेट साफ नहीं होता? अगर उस समय लिखा गया सीतोप्लादी चूर्ण खांसी की दवा है, तो क्या आज उससे खांसी ठीक नहीं होती? क्या मुलेठी डीमल्सेंट है, गले को तरावट देती है, तो क्या आज मुलेठी से डीमल्सेंट एक्शन नहीं मिलता? नीम ब्लड प्यूरिफायर किसने लिखा? आचार्य चरक ने लिखा। रक्त शोधक है, तो क्या नीम आज रक्त शोधक नहीं है? सो कहने का मतलब ये है कि आप ये चाहें कि आयुर्वेद की दवाओं के एक्शन को आज मॉडर्न पैरामीटर पे प्रूव करें। अरे भाई, मैं तो ये बोलता हूं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की वर्किंग है वो बहुत सटल है, बहुत फाइन है। हाँ जी, वो अब उनका एक सवाल जो डॉक्टर अरोड़ा, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। उनका एक जो सवाल आता है जी डॉक्टर अरोड़ा, उनका साइंस जो है, जी उनका, हाँ जी उनका एक जो सवाल आता है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर जो आप बोल रहे हैं वो मैं आपके तर्कों से वो मेरे को समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो उनका एक बड़ा जो इशू आता है, और अगेन मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूं एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद में, लेकिन एक बड़ा इशू जो आता है उनका कि सहमति कैसे बन पाएगी। हम कह रहे हैं कि हम अमेलगमेशन कर देंगे, हम नीति लेकर आएंगे। मेरा सवाल ये है कि कहीं सरकार की ये पूरी कवायद, एक मिनट सर मेरा सवाल पूछ लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, एक मिनट डॉक्टर अरोड़ा, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि सरकार की ये जो कवायद है ये कहीं एक ऐसा प्रयास ना हो जाए जिसका कोई नतीजा ना निकले। मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे वो कहते हैं कि साहब जो सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर हम हाथ नहीं लगाने देंगे आप लोगों को। और आप बोलेंगे कि भाई हमारे तो वात पित्त कफ सब में हम दक्ष हैं, तो सहमति कैसे बनेगी? नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअली मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। आई एम ए प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आई एम प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद फॉर अबाउट 20 years नाउ। जी। सो मैं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन शुड बी फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव डिफरेंट मेडिकल सिस्टम, फुल स्टेबलाइज्ड मेडिकल सिस्टम। एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आयुर्वेद इतना छोटा नहीं है कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर को 6 महीना या 1 साल आयुर्वेद पढ़ा करके और उसको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अलाउ की जाए। सेम वे एलोपैथ जो है आज हम लोग को पढ़ाया जाता है, हमारे आयुर्वेद कॉलेजेज में एलोपैथ पढ़ाया जाता है। हम खुद एलोपैथ के एग्जाम्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी पास करके बैठे हैं। हम लोगों को एलोपैथ समझ में आती है, एलोपैथ की हम इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एलोपैथिक डॉक्टर्स को बेसिक नॉलेज इसलिए दिया जाए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद एंड दे शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग आयुर्वेद। दे शुड नॉट से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एट झोला छाप। लेकिन मैं ये बात कहने के बाद फिर ये कह रहा हूं, इंटीग्रेशन मस्ट बी फॉर अंडरस्टैंडिंग इच अदर साइंस। मेरे पास एक व्यक्ति आके बोलता है मुझे निमोनिया हो गया, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज निमोनिया, व्हाट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, व्हाट इज वायरल इन्फेक्शन, सो दैट नाउ आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ट्रीट दैट पेशेंट बाय हर्ब्स, बाय आयुर्वेदिक वे। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति उनके पास जाए, एलोपैथ के पास जाए, तो उसको ये समझ में आए कि सब आयुर्वेद की ये ट्रीटमेंट लेके आया, क्योंकि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं वो समझते हैं तो एकदम से वो झोला छाप बोल देते हैं, एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट दिलाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन मस्ट नॉट बी फॉर प्रैक्टिस, कंडीशन प्रोवाइडेड
कि बट आप ठीक है आज सर, के मैं आऊंगा, टाइम पे मैं आता हूं जो सर। छोटे मैं छोटे मैं गांव मैं हैं वहां यहीं पे पर जो डॉक्टर मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आपने जो इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन दिया है, मैं इसी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ। अभी सरकार धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ रही है, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रश्न जो है वो तब तक वो सुलझ नहीं पाएगा जब तक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दोनों तरफ से क्लियर ना हो पाए। ये क्लैश की स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल में थोड़ा सा अलग जो आज की जो हमारा मूल उद्देश्य है आज की चर्चा का, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा क्या है चाइना की पद्धति में, और वहां पर भी विरोध आए होंगे। अमित, आपका एक लंबा अनुभव चीन में रहा है, आप वहां रहे भी हैं, आपका अनुभव भी है वहां की चिकित्सा पद्धति को समझने का। ऐसा क्या है कि वहां पर बिना विरोधाभास के परंपरागत और आधुनिक दोनों शिक्षा पद्धतियों को आत्मसात किया गया है? हाँ, चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को हर एक हेल्थ केयर सिस्टम में कंप्लीटली इंटीग्रेट किया गया है। और वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम डिवाइडेड है। वहां पर जैसे करीब 55,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि वहां पर उन्होंने करीब ऑन एन एवरेज 20% पेशेंट जो होते हैं सीएचसी में, वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रीट करते हैं। एंड उसी सिस्टम में जहां पर एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठते हैं। एंड अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, जो सेकेंडरी या टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर 30% ग्रोथ रहा है ऑन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। बिकॉज वन, गवर्नमेंट ने उसको इक्वली प्रमोट किया है। वहां पर कंज्यूमर अवेयरनेस है। वहां पर डॉक्टर्स को वहां पर डॉक्टर्स को वो सुनते हैं। और ये प्रूफ बताता है कि 20% अप फ्रंट जो सीएचसी है, वहां पर 20% तो डायरेक्टली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर्स या प्रोफेशनल ट्रीट कर रहे हैं। तो एक ही हॉस्पिटल, एक ही सर्विस सेंटर, पब्लिक सर्विस सेंटर में दोनों फैसिलिटीज ऑफर की गई हैं। इसमें मैं एक थोड़ा सा डिवेट करके आपको अमेरिका का सीन भी बताना चाहूंगा। अमेरिका में अलोन 30% ग्रोथ रेट रहा है। हालांकि वो सिर्फ हॉस्पिटल सिस्टम में, वो जहां पर वो बोलते हैं CAM, कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एंड उस कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में 18% ग्रोथ नेचुरल प्रोडक्ट बोलिए तो प्लांट सोर्स हो गए हमारे। ठीक है, वहां पर ज्यादा लंबा बियॉन्ड आयुर्वेदा होगा, बट अल्टीमेटली नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्लांट सोर्स से ही आएंगे, या कुछ केसेस में एनिमल सोर्स से आएंगे। तो ये सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका में भी ग्रोथ रेट है। चाइना में फर्क ये है कि उन्होंने अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दोनों फैसिलिटीज दी हैं। और ठीक। कंज्यूमर्स डिपेंडिंग कितना सीरियस है, दे मेक ए चॉइस कि वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, या बहुत सीरियस कंडीशन है तो एलोपैथिक के पास जाते हैं, एक ही सिस्टम में। एब्सोल्युटली, यानी कि वहां पर लोगों को चॉइस दे दी गई है और चॉइस का एक बड़ा दायरा दिया गया है। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर अरोड़ा आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। अब इसमें एक इशू ये बसता है सर कि आपने इंटीग्रेशन भी कर दिया, आपने हेल्थ सेंटर्स में, टर्शरी हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी सेंटर्स में, जिला अस्पतालों में अगर आपने आयुष केंद्र खोल दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर, ये मेरी शंका इस बात को लेकर है क्योंकि जिस तरह से तलवारें खींची है दोनों तरफ से, मुझे शंका इस बात की है कि ये अमेलगमेशन में कहीं इशू ये ना आ जाए कि प्रायोरिटाइजिंग तो नहीं हो रहा है एलोपैथी का, कहीं हम छोटे हो गए वो बड़े हो गए साहब, फिर ये कहीं आगे जाके तो आपको क्या लगता है सर, ये इंटीग्रेशन करना चाहिए या दोनों को अलग अलग धाराओं में ही रहने दिया जाए ताकि चॉइस बनी रहे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो इशू रेज कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि एक सेंटर पे एक एलोपैथिक डॉक्टर बैठा है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है, एंड एज पर द कंडीशन ऑफ पेशेंट कोई उसको एडवाइज करने के लिए काउंसलर बैठा है कि इन दिस सिचुएशन यू मस्ट सी ए आयुर्वेदिक डॉक्टर और ए होम्योपैथिक डॉक्टर और एक एलोपैथिक डॉक्टर को। एक होता है कि अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर पैथी। एक ये होता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही डॉक्टर बैठ करके आयुर्वेद भी लिख सके और एलोपैथ भी लिख सके। मैं एक सेंटर पे आयुर्वेद का डॉक्टर, एलोपैथ का डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठने के फेवर में हूं।
ओके। डॉक्टर एलोपैथ भी लिख दे, हाँ। आयुर्वेद भी लिख दे, होम्योपैथिक भी लिख दे, बिकॉज अपने आप में ये इतनी कंप्लीट साइंस है सब कि एक व्यक्ति आज के टाइम पे मेरे भाई शोल्डर, एक स्पेसिफिक शोल्डर का डॉक्टर अलग है, नी का डॉक्टर अलग है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आयुर्वेद को भी आदमी समझ लेगा, एलोपैथ को भी समझ नहीं, लेगा, आपका वो ऑडियो चला गया होम्योपैथ को था। भी समझ मैं लेगा? आपसे नहीं। समझना चाह रहा हूं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि एक ही डॉक्टर आयुर्वेद भी लिख दे, यूनानी भी लिख दे, मॉडर्न भी लिख दे? आप इस पक्ष में हैं बिल्कुल या नहीं, बिल्कुल एक कमरे, नहीं, बिल्कुल एक नहीं। हॉस्पिटल के नीचे तीनों डॉक्टर अलग अलग रूम्स में हों, आप ये चाहते हैं? यस, हाँ। यस, ओके। एंड ये एक बहुत अच्छी चॉइस होगी सोसाइटी के लिए, बिकॉज हर पैथी का एक एक्सपर्ट जो उस पैथी का ठीक। बहुत अच्छा जानकार होगा, हाँ। वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से दे पाएगा। नहीं, पर वो तो देखिए, अभी भी हो रहा है मैंने सर। आयुर्वेद को सर डॉक्टर लगभग अरोड़ा, वो तो अभी भी हो रहा है, फिर सरकार अलग क्या चाह रही है फिर? देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम रेशनल बात करें तो हम देखेंगे कि एक 5 एलोपैथिक डॉक्टर, 6 एलोपैथिक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में है, 6 भी मैं कम बोल रहा हूं, किसी सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव की मैं बात करता हूं, अगर वहां पर 600 डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद के 4 चिकित्सक हैं, तो वो 600 पे 4 जो है वो कम पड़ते हैं। नंबर 2, उसका उतना प्रमोशन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, एलोपैथिक डॉक्टर बेसिक ऑफ आयुर्वेद भी नहीं जानते, सो दे शुड बी उनको पढ़ाना चाहिए आयुर्वेद, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड नहीं द तो ब्यूटी एंड डेप्थ तो ऑफ डॉक्टर आयुर्वेद, अरोड़ा, फिर एक सवाल आता है। सॉरी सर, एक जिज्ञासा और आती है। फिर तो ऐसा करना चाहिए कि सारी साइंसेस को अलग अलग, एलोपैथी को अलग, होम्योपैथी को अलग, आयुर्वेदा को अलग, सबको अलग अलग आप बढ़ावा दीजिए। सरकार क्यों जबरदस्ती सारे सब जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रही कि तुम ये भी पढ़ो, आयुर्वेद वाले ये भी पढ़े, ये भी पढ़े? तो क्यों झगड़ा लगा रही है सरकार? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट फॉर प्रैक्टिस। एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयुर्वेद को एलोपैथ के साथ इंटीग्रेट किया गया, एमबीबीएस के कोर्स में एक 6 महीने का आयुर्वेदिक या 1 साल का आयुर्वेदिक डाल करके एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद प्रैक्टिस अलाउ की गई, तो दैट विल डिग्रेड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। वो आयुर्वेद के पतन का कारण बनेगा। ठीक है सर, मैं यानी कि मोटा मोटा आपने कहा जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, मैं इसको जिस लेके चल रहा हूं आपकी बात का, आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़े। यस सर। अब अमित, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, ये एक्सेप्टेंसी कैसे बढ़ेगी सर? आप भी देख रहे हैं, क्या हम कोई टेक्नोलॉजी है जिससे इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों चीजों को, जिसमें सैद्धांतिक रूप से न लड़ें, तकनीकी रूप से कम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? कुछ ऐसा हो सकता है सर, वे आउट, मिडिल पाथ? हाँ, देखिए, आंसर इज पॉसिबली यस, क्योंकि आयुर्वेदा अपने में बहुत बड़ा साइंस है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स में भी चले जाइए तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, एंड एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन थोड़ा लिमिटेड है। 2 चीज मेरे ध्यान में आती हैं। एक कि मॉडर्न साइंस यानी कि क्लिनिकल वैलिडेशन मॉडर्न प्रैक्टिस से किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स करके प्रूव किया जाए, तो एक ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। जो अभी एलोपैथी कम्युनिटी थोड़ा चैलेंज कर रही है, उनको बिलीवेबिलिटी आएगा। दैट इज वन। सेकेंड, ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, लेकिन कौन किस काम को, रिसर्च को कहाँ ढूंढ पाएंगे? तो इसके लिए मेरे को लगता है कि क्योंकि आज के डेट में देखिए, मेरे नॉलेज में 15,000 बोटेनिकल्स, एक्चुअली 50,000 बोटेनिकल्स हैं, जिसमें से 15,000 आर द बोटेनिकल्स जिसमें बहुत कॉमन हेल्थ ट्रेंड्स पाए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आज की डेट में अगर आप सबको इंटीग्रेट करने लग गए, इंफॉर्मेशन निकालने लग गए, इट इज जस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो इंक्लूजन ऑफ, देखिए हम एक मॉडर्न एरा में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इंफॉर्मेशन एक्सेस शुड बी इजी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आप टैप कर सके कौन सा इंग्रेडिएंट किस डिजीज से मैप्ड है, उसके ऊपर क्या क्लिनिकल स्टडी हुई है, एक एलोपैथिक डॉक्टर भी फिर ढूंढ पाएगा। इसीलिए अभी रिसेंटली एक न्यूट्रीफाई जीनी लॉन्च हुआ है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो 20 लाख मेडिसिनल प्लांट के इंग्रेडिएंट्स को मैप करके क्लिनिकल स्टडी, आईपी नॉन आईपी डेटा, उसमें यह है कि आज अगर एलोपैथी डॉक्टर कुछ जानना चाहे तो बिना ज्यादा पढ़े हुए उस प्लेटफॉर्म में जाके वो इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, बोटेनिकल प्लांट्स
क्या स्टडीज हुए हैं, क्या आईपी फाइल हुआ है, तो उनको एक बिलीवेबिलिटी आ जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक इमीडिएट सोल्यूशन है, लेकिन इट ऑल्सो मीन्स कि हमें और भी क्लिनिकल स्टडीज करने हैं और भी एब्सोल्युटली, डेटा जनरेट करना है आयुर्वेदा के लिए या बिल्कुल। आयुष इन जनरल के लिए, जिससे कि एक कॉमन बिलीवेबिलिटी आ जाए और इन आपने जो एवरी हेल्थ केयर आपने फील्ड। बिल्कुल आपने जिस न्यूट्रीफाई जीनी का उदाहरण दिया यहाँ पर, मुझे लगता है कि न्यूट्रीफाई जीनी जैसे प्लेटफॉर्म्स ला सकते हैं, दोनों दोनों पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। मानवीय रूप में सैद्धांतिक रूप से सहमति नहीं बन पा रही है, तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाए, सारी कम्युनिटी को एक कर दिया जाए। तो अगर ये काम न्यूट्रीफाई जीनी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, तो फिर क्या क्या कहने, क्या बात। तो फिर क्योंकि अंततोगत्वा हमें एक आम आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और दोनों पक्षों का जो 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 सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो परंपरागत हमारी शिक्षा पद्धति है, चाहे वो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, दोनों पक्षों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए कैसे आम आदमी को हम आरोग्य दे सकें, यही उद्देश्य होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त निकाला आपने। परमेश्वर अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच सर। अमित श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।